गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने सोलेनेसी फैमिली शुरुआत की थी। सोलेनेसी फैमिली में हम लोगों ने फैमिली का सिस्टमेटिक पोजीशन स्टडी किया था। उसके बाद में जो कॉमन प्लांट्स होते हैं हमारे एरिया में वो देखे थे। फिर उसके बाद में उसके जनरल कैरेक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। जनरल कैरेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये फैमिली टेम्परेट रीजन में होती है और इसके जेनेरा और स्पीसीज कितने हैं, इंडिया में कितने मिलते हैं और महाराष्ट्र में कितने मिलते हैं, ये स्टडी किया था हमने। फिर उसके बाद इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि हैबिट में ये फैमिली में मोस्ट ऑफ हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, बहुत रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। इसमें रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम होती है। इसके लीव्स जो होते हैं वो हम लोगों ने देखे थे। लीव्स में अल्टरनेट विजिटेटिव रीजन में होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस रीजन में अपोजिट कंडीशन फाइलोटैक्सी में होती है। और उसके बाद में ये एक स्टिपुलेट होते हैं, एंटायर और सिंपल होते हैं। ये लीव्स के कैरेक्टर देखे थे हमने। उसके बाद में इसका इन्फ्लोरेसेंस देखे थे हमने। अ टिपिकल एक्सिलरी सॉलिटरी साइम ऐसा इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। उसके बाद इसके फ्लावर के कैरेक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। ये फ्लावर्स में हमेशा पेडिसिलिएट फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर, हाइपोगाइनस, कंप्लीट ऐसा कंडीशन फ्लावर में होता है। और ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल हमेशा एब्सेंट होती है सोलेनेसी फैमिली में। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैलिक्स स्टडी किया था। कैलिक्स में टोटल 5 कैलिक्स होते हैं, गैमोसेफेलस कंडीशन होती है। और कैलिक्स इसका परसिस्टेंट कैलिक्स होता है जो फ्रूट फॉर्मेशन होने के बाद भी फ्रूट को अटैच होता है। एस्टिवेशन कैलिक्स में वॉल्वेट होता है। फिर उसके बाद हमने करोला स्टडी किया था। करोला में भी 5 पेटल्स होते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन होती है। मोस्ट ऑफ फनेल शेप्ड होता है, कभी कभी रोटेट और ट्यूबुलर भी होता है। और करोला अलग अलग शेप में होता है और इसमें एस्टिवेशन ट्विस्टेड होता है। एंड्रोशियम हम लोगों ने देखे थे। एंड्रोशियम जैसे कि पेंटामेरस फ्लावर है तो स्टेमेंस 5 है, कभी कभी 4 स्टेमेंस होते हैं। मगर इवोल्यूशन के क्राइटेरिया में एक स्टेमेन डिसअपियर होता है मगर उसका अस्तित्व वहां पर दिखाई देता है। ऐसे कंडीशन को हम लोगों ने नाम दिया था स्टेमिनोड। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज स्टेमिनोड, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वेन से लेकर, तो ये 3 लाइन आप लोगों को लिखना पड़ेंगी। इपीपेटलस कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है और अल्टरनेट पोजीशन होती है स्टेमेन की और करोला की। इसमें जो फिलामेंट्स होती है स्टेमेंस की, ये अनइक्वल साइज की होती है जिसे हम डाइडिनेमस कंडीशन कहते हैं। एंथर यहाँ पर डाइथिकस होते हैं, यानी 2 सेल्ड एंथर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एंड्रोशियम होता है ये करोला के अंदर होता है, इसलिए हमने इसे इंट्रूज कहा था। यहाँ पर हाइपोगाइनस डिस्क प्रेजेंट होती है ओवरी के नीचे। हम लोगों ने देखा था कल, ओवरी के नीचे एक डिस्क प्रेजेंट होती है। इसका जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। इसकी जो ओवरी होती है ये 2 चैम्बर से बनी हुई होती है, इसलिए ये ओवरी को कहा जाता है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। इसमें 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और 2 चैम्बर में एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। हर चैम्बर में इनडेफिनाइट ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फ्रूट जैसा मैच्योर होता है तो ये ओवरी के बीच में एक फाल्स लाइन डेवलप होती है जिसे रेपलम कहा जाता है
और ये रेप्लम डेवलप होने के वजह से यहाँ पर ओवरी 4 चेम्बर की दिखाई देती है। सोलेनेसी के फ्लावर में ओवरी हल्की सी तिरछी होती है, इसलिए इसे ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी कहा जाता है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जिस वक्त हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला इसका स्केच करेंगे, फ्लोरल डायग्राम स्केच करेंगे, तो फ्लोरल डायग्राम में भी ओवरी हल्की सी तिरछी दिखनी चाहिए। अदरवाइज ओवरी अगर सीधी बता दिए आपने तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें प्लेसेंटेशन है, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन कहा जाता है इसे। उसके बाद आता है, मैंने बताया आप लोगों को, कार्पेल्स प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द फ्लावर्स। इसके स्टाइल जो होता है, स्टाइल सिंगल और सिंपल होता है और स्टिग्मा बायलोब्ड या कैपिटेट होता है ये फैमिली में। इसका फ्रूट जो है, ये फ्रूट सेप्टिसाइडल कैप्सूल या बेरी होता है। जैसे कि यहाँ पर धतूरा का फ्लावर बताया गया है, ये सेप्टिसाइडल कैप्सूल फ्लावर है। और टोमेटो और ब्रिंजल, इसमें बेरी टाइप का फ्रूट ये फैमिली में मिलता है। इसके जो सीड्स होती है, ये सीड्स एंडोस्पर्मिक सीड होती है, यानी ये सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। और ये एंडोस्पर्मिक सीड सोलेनेसी फैमिली में प्रेजेंट होती है। ये यहाँ तक ये फैमिली के सभी फ्लोरल कैरेक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए। आज हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, ये 3 चीजें देखने वाले हैं। अब फ्लोरल फॉर्मूला जब हमें लिखना है तो कल काफी इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का यहाँ पर पहला सिंबल हमने लगाया। फिर उसके बाद में सेकंड सिंबल यहाँ पर लगेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल यहाँ पर लगाया हमने। फिर उसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स टोटल 5 सेपल्स प्रेजेंट है और सेपल्स आपस में यूनाइट है, इसलिए 5 के इर्द गिर्द हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, यानी सेपल्स 5 और गैमोसेपलस कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है करोला। करोला के लिए हम सी का सिंबल लगाएंगे और सी के सिंबल के साथ साथ यहाँ पर 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 5 पेटल हम लोग 5 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। 5 नंबर के साथ साथ ये सभी पेटल्स आपस में फ्यूज है, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली गैमोपेटली में आती है। तो गैमोपेटली का मतलब होता है पेटल्स आपस में फ्यूज है, तो इसलिए हम 5 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर एंड्रोशियम के लिए हम ए रिप्रेजेंट करेंगे और एंड्रोशियम टोटल 5 है। और यहाँ पर एंड्रोशियम जो है वो करोला से अटैच होता है, इसलिए एंड्रोशियम और करोला के ऊपर हम लोग एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क बताता है कि एंड्रोशियम करोला से यूनाइट है, यानी इपीपेटलस कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर लास्ट में आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये बायकार्पेलिटी में आता है सोलेनेसी फैमिली, तो यहाँ पर 2 कार्पेल्स है, इसलिए हमने 2 लिखे हैं यहाँ पर। दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज है। फ्यूज का मतलब होता है सिन कार्पस कंडीशन, तो यहाँ पर सिन कार्पस कंडीशन होने के वजह से फ्यूज है आपस में, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट लगाया। और यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर होने के वजह से हमने गाइनोशियम के नीचे एक छोटी सी लाइन खींची। इस तरीके से ये एक पूरा प्लांट एक छोटे से फ्लोरल फॉर्मूला में हमने एक्सप्लेन किया। इसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ। द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, so the symbol of actinomorphic flower is placed at here. Second one, the flower is bisexual. Androecium and gynoecium both are present in a one flower, so symbol of bisexual flower is placed here. Third one is calyx. Calyx is represented by K. In all total 5 sepals are present.
and all sepals are united with each other. This condition is known as gamosepalous condition, and it is represented by bracket. So the bracket denotes the fusion of calyx or gamosepalous condition. Then comes corolla. Corolla is represented by C. In all total, 5 petals are present. All these petals are united with each other. The condition is known as gamopetalous condition. So 5 is placed in between brackets. This is gamopetalous condition. Then comes androecium. The number of stamens are 5, and these stamens are united with corolla. So one arch is drawn on the head of A and C. This condition or this symbol is represented for epipetalous condition. Then comes gynoecium. Gynoecium, 2 carpels are present. We call it as a bicarpellate condition or bicarpellary ovary. The carpels are fused with each other. This condition is known as syncarpus. So our ovary is bicarpellary, syncarpus, and superior. The superior is represented by, the superior state is represented by a small line is drawn at the beneath of G, means gynoecium. This indicates the superior ovary. So the flower is actinomorphic, bisexual, calyx 5, gamosepalous, corolla 5, gamopetalous, androecium 5, epipetalous condition is present. Gynoecium is bicarpellary, syncarpus, and ovary is superior. This is about the floral formula of family Solanaceae. यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब हम लोग फ्लोरल डायग्राम की ओर बढ़ते हैं. बेटा हर्षल को भी बुला लेना. तू करता है? हाँ. तो आप नहीं बैठे मेरे को. हर्षल को भी बुला ले. ये यहाँ पे रहता है ना हर्षल. वो 1 मिनट रुक जा. बैठ जा. ये हमने किया था सर, पापा ने किया था. फ्लोरल डायग्राम जो स्केच करना है हमें सोलेनेसी फैमिली की. लेक्चर चालू. फ्लोरल डायग्राम जो स्केच करना है हमें सोलेनेसी फैमिली की. अब हम लोगों ने जो कैरेक्टर्स स्टडी किए और जो फ्लोरल फॉर्मूला हम लोगों ने बनाए थे, उस पर से हमें फ्लोरल डायग्राम बनानी है. जैसे कि मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था, कुछ फ्लोरल फॉर्मूलाज दिए थे आप लोगों को और उस पर से आप लोगों को फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए दिया था. कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पर्सनल नंबर पर उसे सबमिट किया था. वैसे ही फ्लोरल डायग्राम अब हमें ये फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला पर से बनानी है. अब ये फैमिली में ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स तो नहीं है, तो उसे हम लोग यहाँ पर स्केच नहीं करेंगे. यहाँ पर टोटली 4 होल्स है फ्लावर में, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. अब हम लोग पहला जो हमारा होल है, सर्कल है, वो होल को स्केच करेंगे. इन ऑल टोटल हमारे फैमिली में 5 कैलिक्स प्रेजेंट है और पांचों के पांचों आपस में यूनाइटेड है और वॉल्वेट एस्टिवेशन है. अब यहाँ पर वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉर्डर ऊपर या नीचे नहीं होती है. तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर 5 कैलिक्स निकाले हुए हैं. अब ये 5 कैलिक्स आपस में यहाँ पर यूनाइटेड है, इसलिए इसे यूनाइट किया गया.
और वॉल्वेट एस्टिवेशन बताई गई है। अब ये वॉल्वेट एस्टिवेशन जो है ये यहाँ पर 5 सेपल्स से हमने बताई है। अब सेकंड होल जो आता है वो करोला का होता है और यहाँ पर करोला भी टोटल 5 है और 5 करोला में भी यहाँ पर वॉल्वेट एस्टिवेशन है। वॉल्वेट एस्टिवेशन के साथ साथ करोला आपस में यूनाइट होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा धतूरा के फ्लावर में करोला आपस में यूनाइट होकर फनेल शेप फॉर्म करता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये टोटल 5 पेटल्स हम लोगों ने बताए हुए हैं और पेटल आपस में यूनाइट बताया हुआ है। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, अब यहाँ पर टोटल 5 एंड्रोशियम प्रेजेंट है। हम लोगों ने 5 एंड्रोशियम को स्केच किए और पांचों के पांचों एंड्रोशियम की फिलामेंट जो है वो करोला से अटैच होती है। इपीपेटैलस कंडीशन हम लोगों ने सीखे हैं। तो ये इपीपेटैलस कंडीशन इस तरीके से बताई जाती है कि यहाँ पर ये एंड्रोशियम यहाँ पर करोला से अटैच हुआ है। अब हमने एक सेंटेंस देखे थे कि स्टेमेन्स आर अल्टरनेट टू करोला। अल्टरनेट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये पूरा करोला है और उसको अल्टरनेट यानी उसके बीच में यहाँ पर ये स्टेमेन अटैच होता है, इसलिए हमने लिखे थे स्टेमेन्स आर अल्टरनेट टू करोला। फिर उसके बाद में एंड्रोशियम में हम लोगों ने लिखे थे कि स्टेमेन्स डाइथिकस यानी 2 चेम्बर से स्टेमेन्स बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 चेम्बर हर स्टेमेन में यहाँ पर 2 चेम्बर बताए गए हैं। तो ये इस तरीके से 2 चेम्बर वाला स्टेमेन्स हमने बताए। उसके बाद में सबसे आखिरी और लास्ट होर लाता है गाइनोशियम का। गाइनोशियम यहाँ पर बायकार्पेलरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 चेम्बर्स बताए हुए हैं। एक्साइल प्लासेंटेशन है, तो ये बीच में ये व्हाइट कलर का प्लासेंटा दिखाई दे रहा है और ये प्लासेंटा के ऊपर बहुत सारे ओव्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पर ये bicarpellary syncarpus superior ovary with exile placentation and indefinite number of carpels in each locule, ये कंडीशन हम लोगों ने बताई हुई है। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे के पूरे फ्लावर को रिप्रेजेंट किया गया है और मैंने आप लोगों को स्केच होम असाइनमेंट देने से पहले भी बताया था कि जिस वक्त हम लोग फ्लोरल डायग्राम स्केच करते हैं तो उसके ऊपर ये मदर एक्सिस बताना जरूरी होता है। मैंने उस वक्त आप लोगों को समझाया था कि आपका फ्लोरल डायग्राम कितना भी सही हो, कितना भी बराबर हो, मगर ये मदर एक्सिस अगर हम नहीं बताते हैं तो ये फ्लोरल डायग्राम को 0 मार्क मिलते हैं। आपने जो होम असाइनमेंट मेरे को सबमिट किया था उसमें से बहुत सारे फ्लोरल डायग्राम में ये मदर एक्सिस ही बताया नहीं है। मदर एक्सिस न बताने की वजह से उसे टोटली रॉन्ग माना जाता है। हम लोग फिर भी प्रैक्टिस कर रहे थे। आप लोग इसके बाद में हमेशा से ध्यान रखना कि फ्लोरल डायग्राम के ऊपर ये मदर एक्सिस बताना बहुत जरूरी है। अब ये फ्लोरल डायग्राम के ऊपर से हम लोग ये फ्लावर को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कैलिक्स 5, वॉल्वेट एस्टिवेशन एंड गैमोसेफेलस कंडीशन। करोला 5, वॉल्वेट एस्टिवेशन, गैमोपेटैलस कंडीशन। एंड्रोशियम 5, epipetalous condition alternate to corolla and dithecous stamens. Gynoecium bicarpellary syncarpus superior with exile placentation and many ovules in each chamber. ये हमारा फ्लोरल डायग्राम पर से हमने पूरे सोलेनेसी फैमिली को शॉर्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है। 1-2 मिनट रुकिए आप लोग।
तो इस तरीके से फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ तक फ्लोरल डायग्राम जो कंप्लीट हुई, इसमें कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को? नो सर। हम्म, नो सर। अब हम लोग ये फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देख लेंगे ये फैमिली के, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूँ। इसमें ये फैमिली में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हर्बेशियस एंड मेनी आर एन्युअल्स। जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, ये फैमिली में हर्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर्ब्स और श्रब्स, और सभी के सभी मोस्ट ऑफ एन्युअल्स होते हैं, यानी एक साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले होते हैं। लीव्स इसमें एक्सटिप्यूलेट होते हैं, इन सम फाइनली डिवाइडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ फैमिलीज में के प्लांट में लीव्स जो होते हैं वो एक्सटिप्यूलेट होते हैं। कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो गैमोपेटैलस होता है और गैमोसेपेलस होता है, यानी कैलिक्स भी यूनाइटेड होता है और कोरोला भी यूनाइट होता है। स्टैमेंस इपीपेटैलस कंडीशन होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा स्टैमेंस कोरोला को अटैच होते हैं, जिसे इपीपेटैलस कंडीशन कहा जाता है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कार्पेल्स टू 2, यानी यहाँ पर बाय कार्पेलिटी कंडीशन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे कार्पेल्स 2 है ऐसा कहा जाता है, और दोनों कार्पेल्स आपस में यूनाइट होते हैं, इसलिए इसे सिन कार्पस कंडीशन कहा जाता है। और यहाँ पर फ्रूट लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल होता है, जिसे सिंपल फ्रूट भी कहा जाता है। ये लॉक्यूलिसाइडल फ्रूट ये फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ये कुछ ये फैमिली के डिस्टिंग्विशिंग फीचर है या आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। ये 5-6 कैरेक्टर्स होते हैं जो वो फैमिली को पूरा डिस्क्राइब करते हैं, और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली सोलानेसी। तो इतने कैरेक्टर्स आप लोगों को लिखते आना चाहिए वहां पर। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहला प्लांट हम लोग देखेंगे धतूरा स्ट्रोमेनियम, यानी जो धतूरा कॉमनली हमारे एरिया में मिलता है, व्हाइट या मिल्की व्हाइट कलर का होता है। ये धतूरा के जो यूजेस होते हैं, अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये फैमिली में मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। हर प्लांट में बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज है। अब एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ाते वक्त मेडिसिनल वैल्यूज जो होते हैं प्लांट के, ये बहुत सारे आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है वो हिसाब से ये मेडिसिनल वैल्यू लिखने होते हैं। जैसे कि 2 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो एक ही मेडिसिनल वैल्यू लिखो। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें 3-4 इकोनॉमिक या मेडिसिनल वैल्यू आपको प्लांट के लिखने होते हैं। मैं करीब करीब 20-25 मेडिसिनल वैल्यू हर प्लांट के बताने वाला हूँ आपको, तो उसमें से आपको मैक्सिमम 4-5 याद करना है। तो वो आप लोग देख लेना गौर से कि उसमें से कितने आप लोगों को, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी टर्मिनोलॉजीज नई होती है, तो इसे याद करते वक्त जैसे कि आप लोग जितना हो सके उतना याद कर लेना है इसे। अवंतिका ने हाथ ऊपर किया है, बोलो। सर मतलब सारे याद करने हैं या फिर ऑप्शन में दिया जाएगा? क्या बेटा? ऑप्शन में दिए जाएंगे या फिर सारे याद करने? नहीं, देखो मैं पढ़ाते वक्त है ना, आप लोगों को बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस पढ़ाता हूँ। इसके पीछे मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों को अमुक चीज याद रहती है, कुछ बच्चों को कुछ चीज याद रहती है, तो इसमें से आप लोगों को 2 या 3 मेडिसिनल यूजेस याद करना है, बाकी के बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, ये सोलानेसी फैमिली तो एग्जाम में पूछे ही जाने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी प्लांट्स है
वो सभी के सभी मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके सर। हाँ, और जैसे कि एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है गिव दी मेडिसिनल वैल्यू और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सोलानेसी, तो मैं आप लोगों को करीब करीब 6, 7, 8 प्लांट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जैसे सिर्फ आपको 2 ही प्लांट के लिखने हैं, पूरे के पूरे नहीं लिखने हैं। यानी एग्जाम में आपको क्वेश्चन कितने मार्क का पूछे जा रहा है ये देखकर आपने डिसाइड करना है कि आंसर अपना कितना बड़ा होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं बोलना कि 6 मार्क का क्वेश्चन पूछे गया था और मैं 2 ही लाइन लिख के आई, ऐसा फिर वो अपना एक कॉमन सेंस होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने वेटेज का है और उसको कितना लंबा बनाना है हमें, ठीक है। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए बच्चे 2 पन्ने लिख डालते हैं और फिर 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 4 लाइन लिख के आ जाते हैं आखिरी में, तो वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता है। ये हमें अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना होता है कि कितने मार्क का क्वेश्चन है, कितने वेटेज का क्वेश्चन है और कितना उसे हमें लंबा खींचना है, ठीक है। अब हम लोग धतूरा स्ट्रोमेनियम के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स में एक हायोसाइमाइन और एट्रोपाइन नाम के 2 अल्कोलॉइड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो अल्कोलॉइड्स होते हैं ये अल्कोलॉइड के वजह से 3 अल्कोलॉइड होते हैं टोटल। वैसे ये फैमिली में टोटल 14 अलग अलग टाइप के अल्कोलॉइड्स मिलते हैं, मगर इनमें 3 अल्कोलॉइड्स कॉमन होते हैं, हायोसाइमाइन, एट्रोपाइन और स्कोपोलेमाइन। तो ये हायोसाइमाइन और एट्रोपाइन नाम के जो अल्कोलॉइड होते हैं ना, ये दिमागी तौर पर रिलैक्सेशन के लिए यूज किए जाने वाले अल्कोलॉइड होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अलग अलग इमेजिनेशन होते हैं, जैसे कि कभी किसी को लगता है कि मेरे साथ में कोई डेविल चल रहा है, भूत चल रहा है, किसी के सपने में हमेशा वो ऊंचाई से गिर रहा है। ऐसे थोड़े एबनॉर्मल चीजें जो होती है ना, ये पेशेंट के माइंड में बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसे कंडीशन में उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, और इन केमिकल्स में सबसे अच्छे केमिकल्स होते हैं हायोसाइमाइन और एट्रोपाइन। ये दोनों अल्कोलॉइड्स ये प्लांट में बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिलते हैं। तो इसके जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स को क्रश करके इसकी काढ़ा बना के या तो इसके लीव्स को ड्राई करके उसकी टैबलेट बनाकर ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है, जिसके वजह से इनका माइंड रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से होता है। एट्रोपाइन ये एक ऐसा ड्रग है जो हमेशा से माइंड रिलैक्सेशन के लिए इवन आयुर्वेद में, यूनानी में और एलोपैथी में, तीनों पैथी में यूज किया जाता है। आप गूगल पर सर्च करना द फंक्शन ऑफ एट्रोपाइन अल्कोलॉइड, आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिलेंगी वहां पर। तीसरा अल्कोलॉइड मैंने बताया स्कोपोलेमाइन। ये स्कोपोलेमाइन ये प्लांट में हर पार्ट में होता है, लीव्स में, स्टेम में, रूट में, फ्रूट में, फ्लावर में। ये स्कोपोलेमाइन अच्छे परसेंटेज में ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। और जो अलग अलग इमेजिनेशन मैंने बताया कि पेशेंट को बहुत सारे इमेजिनेशन होते हैं, कई बार कई लोगों को ऐसा फीलिंग होता है कि ऊपर वाले का मेरे सर पर बहुत अच्छे से हाथ है, वो मेरे सपने में आता है और हर तरह के समस्याओं का सॉल्यूशन मेरे को बताता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ, बाकी लोग मेरे इर्द गिर्द भी नहीं आ सकते। ऐसी जो एबनॉर्मल फीलिंग्स आदमी के माइंड में आती है, इसे हेल्यूकिनेशन कहा जाता है। हेल्यूकिनेशन का मतलब होता है कुछ भी इमेजिन करते रहता है पेशेंट, जैसे कि बिना पढ़ाई के मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, बिना पढ़ाई के मैं वर्ल्ड के टॉप पर चला गया। ऐसे अलग अलग जिसे हम लोग दिन में देखने वाले सपने बोलते हैं। हेलो,
हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। ऐसे अलग अलग इमेजिनेशंस जो पेशेंट में होते हैं, जो एबनॉर्मल इमेजिनेशन होते हैं, दिन में दिखाई देने वाले सपने होते हैं, यानी बिना सोए जो सपने आते हैं, ऐसे को हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। और ये हेल्यूसिनेशन के लिए ये स्कोपोलामाइन जो अल्कलॉइड ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में इसके जो सीड्स होती है, ये सीड्स में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी भी दर्द को कम करने की कैपेसिटी ये सीड्स में होती है। ये सीड्स को अगर चूरा कर लिया जाए, यानी इसके पाउडर अगर बना लेते हैं और इसको अगर पानी से लिया जाता है तो ये दर्द कम करने की दवाई होती है। एंटी हेलमेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें होती है, यानी बॉडी में गर्मी अगर लग रही है, बॉडी हीट लग रही है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ऐसे कंडीशंस होते हैं कि थर्मोमीटर से अगर टेम्परेचर गिनो तो इनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, मगर पेशेंट को ऐसी फीलिंग होती है कि इसको अंदर से बुखार है, अंदर से इसकी बॉडी तप रही है, हाथ पैरों में जलन हो रही है या स्किन में जलन हो रही है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, इनको अगर धतूरा के सीड की पाउडर दिए जाती है तो ये बहुत अच्छी होती है। मगर बच्चे लोग एक चीज बहुत गौर करना, ये जो फैमिली में जितने भी प्लांट्स है, ये सभी प्लांट्स में अल्कलॉइड बहुत ज़्यादा है, और ये सभी अल्कलॉइड्स की बॉडी के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। तो बिना अच्छी जानकारी के ये प्लांट के डोसेस कभी भी पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं ऐसे ही SYBSC के क्लास में पढ़ा रहा था, और उनमें उस वक्त सिलेबस में एनोनेसी नाम की एक फैमिली थी। अब ये एनोनेसी फैमिली में कस्टर्ड एप्पल आता है, जिसे हम सीताफल कहते हैं। तो सीताफल के जो सीड्स होती है ना, ये सीड्स बहुत अच्छे से क्या कहते हैं उसे, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं ना, वैसी प्रॉपर्टी इसके सीड्स में होती है। तो मैं ये सब पढ़ा रहा था, तो फिर मैं पढ़ाते वक्त बोला कि बालों में जो डेंड्रफ होता है, ये डेंड्रफ को दूर करने के लिए इसके सीड की पाउडर यूज की जाती है। अब जनरली हम लोग प्रॉपर्टीज बताते हैं, उसके डोसेस कैसे लेना ये बताने का इतना समय नहीं होता है यहाँ पर। वो सीड्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उसका माइन्यूट से माइन्यूट डोज लेना पड़ता है बालों में लगाने के लिए, अगर डेंड्रफ मिटाना है। वो एक लड़की ने क्या करी, उसको कहा था कि भाई अगर 100 ग्राम आप लोगों को पेस्ट बनाना है तो उसमें सिर्फ आधी सीड ज्यादा में ज्यादा डाली जा सकती है। अब हमारी तरफ एक ट्रेड होता है कि किसी ने अगर कहा कि एक गोली लेने से अच्छे हो जाओगे, तो हम 2 गोली लेने की कोशिश करते हैं जल्दी अच्छे होने के लिए। वो लड़की ने क्या करी, एक मुट्ठी भर सीड्स ले ली, उसको पीस दी मिक्सर में, और उसके पाउडर सीधे सीधे अपने बालों में लगा ली। अब इससे हुआ ऐसा, वो इतनी स्ट्रांग और पॉइजनस सीड होती है कि उसका असर उसके आंखों पर होने लगा। उसने 1 बार लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार लगाई। हालांकि 1 बार लगाने में काफी होता है, उसने 3 बार लगा ली तो उसके आंखों में दर्द होने लगा। फिर वो एक दिन मेरे को बोले, सर मेरे आंखों में बहुत दर्द हो रहा है बोले, और आंखों को धुंधला भी कभी कभी दिखाई देता है। अब मुझे उसका बैकग्राउंड कुछ मालूम नहीं था, इसने क्या करी है क्या है ऐसा। फिर पूछने के बाद पता चला कि इन्होंने ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट खुद के ऊपर किया था, जिसकी वजह से इनके आंखों को तकलीफ हो रही है। फिर तुरंत उसको उसके ऊपर जो एंटीडोट आता है वो बताया। फिर 15 दिन के बाद में उसकी आंखें ठीक हुई। यानी कभी भी एक्सपर्ट एडवाइस के बिना और एक्सपर्ट सुपरविजन के बिना कोई भी चीजें नहीं करना है। और दूसरी चीज, सोलानेसी फैमिली के प्लांट से तो खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये फैमिली के प्लांट्स में इतना कड़वा और पंजेंट स्मेल होता है कि इवन लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने के बाद में भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि साबुन से हाथ धोना चाहिए ऐसा,
तो इतने ऐसे नियरली पॉइजनस प्लांट्स जो होते हैं उनके साथ में एकदम से खिलवाड़ नहीं करना और सीधे सीधे नहीं देना है। इसके बाद आता है और एक चीज जो मैं अभी बता रहा था आपको, सेम उसके जैसा ही ये एक सेंटेंस है। द स्मोक ऑफ लीव्स of leaf is inhaled for the relief of asthma and bronchitis। धतूरा के जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स अगर जलाए जाए घर में और उसका जो धुआं होता है, ये धुआं अगर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं ये अगर इनहेल करते हैं, यानी लंबी सांस लेके ये धुएं को अंदर खींचते हैं, तो उनके छाती में जो बलगम जमा होता है, जो स्पुटम जमा होता है, वो स्पुटम निकलने में हेल्प होती है। कुछ लोग इसका सिगरेट में इसकी पाउडर बना के डालते हैं, इसके लीव्स की बीड़ी या सिगरेट में, और उसको स्मोक करते हैं, जिसके वजह से भी अस्थमैटिक पेशेंट्स और ब्रोंकाइटिस पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मगर ध्यान रहे इसकी क्वांटिटी भी समझ में आनी चाहिए कि कितना लेना चाहिए और कितने बार लेना चाहिए। अदरवाइज वो ऑलरेडी अस्थमैटिक पेशेंट्स को कफ बहुत होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, और धुआं अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में इनकी सांस ही रुक जाती है और पेशेंट एक्सपायर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही मिलना बंद हो जाता है ज़्यादा धुएं के वजह से। तो ये बहुत केयरफुली करना चाहिए। मगर ये जिसको समझ में आ जाता है, ये बहुत ही अक्सर इलाज होते हैं, इनसे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलती है और पेशेंट अच्छे भी होते हैं। अगला है द ज्यूस ऑफ इट्स फ्रूट्स इज अप्लाइड टू द स्कैल्प टू ट्रीट डेंड्रफ एंड फॉलिंग हेयर। बालों में जो रूसी होती है या बालों में जिसे डेंड्रफ कहा जाता है, ये डेंड्रफ के लिए भी इसके फ्रूट का जो जूस है, यानी इसके जो फ्रूट्स होते हैं, ये फ्रूट को क्रश करके उसका जो जूस निकलता है, ये जूस अगर बालों में लगाया जाता है तो इससे डेंड्रफ काफ़ी निकल जाता है। क्योंकि ये जो फैमिली है इसमें अल्कोलाइड्स बहुत ज़्यादा है। ये अल्कोलाइड्स स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन को कम करते हैं, और डेंड्रफ भी एक फंगल इन्फेक्शन ही होता है, तो इसके फ्रूट के जूस से डेंड्रफ 101% निकल जाता है। अगला है द ग्रोइंग प्लांट वर्क्स एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट विच प्रोटेक्ट्स नेबरिंग प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स। इसमें कड़वाहट स्मेल होती है प्लांट में अल्कलॉइड्स की वजह से, इसलिए इसके पास में कोई एनिमल या इंसेक्ट नहीं आता है, तो ये प्लांट को इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है, और इसके इर्द गिर्द जो प्लांट होते हैं उनके पास में भी फिर इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। इसे बायोपेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जाता है। हमारे खेत में या हमारे घर के गमलों में जो प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं कभी, तो ऐसे वक्त में अगर धतूरा के फ्लावर को पानी में क्रश किया, धतूरा के लीव्स को अगर पानी में क्रश करके उसको फिल्टर कर लेने का, और ये पानी अगर हमारे प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर की सब कीड़ी बीड़ी जो होती है वो मर जाती है और प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है। ऐसे प्रॉपर्टी को इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसके बाद में आता है सोलानम ज़ेंथोकार्पम। मेरे ख्याल से अब केमिस्ट्री के लेक्चर का समय हो रहा है, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा। सोलानम ज़ेंथोकार्पम को, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है, मगर इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। थैंक यू।